सुस्वागतम। आज हमारी रोजाना जिंदगी में अंग्रेजी भाषा को एक विशेष महत्व है। आजकल अंग्रेजी भाषा हमारे कामकाज की भाषा हो रही है और अंग्रेजी संभाषण में कुशलता प्राप्त करना हमारी एक जरूरत बन गई है। अंग्रेजी भाषा जानना, लिखना और कुशलता से बोलना, इन तीनों में बहुत अंतर है। तो चलिए आज हम ये सीख लेंगे कि हमारी रोजाना जिंदगी में हम अंग्रेजी भाषा में कुशलता से संभाषण कैसे करें। हमारा लक्ष्य आपको एक चतुर और कुशल संभाषण पटु बनाना है। अंग्रेजी संभाषण इस सीडी का मुख्य लक्ष्य है। संभाषण केवल शब्दों का खेल नहीं है। संभाषण आपकी शारीरिक हालचाल, शब्द तथा भावनाओं का मिश्रण होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को छोटे छोटे संभाषण करना बहुत मुश्किल लगता है। संभाषण कला कार्य कुशलता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी कला से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं या संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। एक कुशल संभाषण पटु एक अच्छा श्रोता भी होता है। संभाषण में शब्दों का चयन अनेक अंगों पर निर्भर होता है, जैसे कि सामने वाले के साथ आपका नाता, पहचान या भावनिक अंतर। एक ही वाक्य अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, या फिर एक ही वाक्य बोलने के लिए या किसी चीज का अर्थ समझाने के लिए या कोई चीज मांगने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शब्दों का चयन करना पड़ता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हमारी रोजाना जिंदगी में कई प्रकार के संभाषणों के दरमियान हमें किस तरह से बातें करनी चाहिए, शब्दों का चयन या वाक्यों का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। समर्थता या असमर्थता। कोई भी काम करने के लिए अपनी समर्थता दर्शाने का मतलब है सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि वो काम करने के लिए हम सक्षम हैं या फिर वो काम हम करना चाहते हैं। जब हमें अपनी समर्थता दर्शानी हो तब हम सकारात्मक भाव दर्शाते हैं। ऐसा भाव दर्शाने के लिए हम कई शब्दों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। Can, able, capable, could. आइए अपनी समर्थता दर्शाने वाले कुछ वाक्य देखें। I can sing very well. Neeta is able to understand accounting well because she's a chartered accountant herself. Sindhu is so smart, she is capable of reaching great heights. We could finish the work by this evening if we both sit together. दूसरी ओर, जब हम हमारे संभाषण में किसी कृति या कार्य के लिए अपनी असमर्थता के भाव दर्शाते हैं, तब हम सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि हम वो विशिष्ट कार्य करने के लिए समर्थ नहीं हैं या फिर वो विशिष्ट कार्य हम नहीं करना चाहते। ऐसे संभाषण के दरमियान हम नकारात्मक भाव जताते हैं या नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। Cannot, unable, incapable, could not. आइए अपनी असमर्थता दर्शाने के लिए किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ये हम देखें। I cannot find the book you gave me. I'm unable to go out in the rain. Teja is incapable of doing heavy work because he is a sickly boy. I could not do my homework because of my uncle's marriage. Stop. Can I see your driving license? Sir, he is my friend Raghu. He does not have a license yet. Why not? He is driving your bike, is it? I'm just teaching him. He is incapable of driving safely, as he is still learning. Can't you teach him on a road where not many people pass? Sorry, sir. My mistake. I am able to understand your dilemma. Please forgive us this time. You seem to be decent boys, so I can excuse you just this once. And you, Raghu, get your license at the earliest. You may not be so lucky next time. Thank you so much, sir. We will not repeat this mistake again. सलाह देना। किसी को सलाह देना तो सबसे आसान बात है, लेकिन जो सलाह हम देते हैं उस पर खुद अमल करना सबसे कठिन बात है।
किसी व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए या फिर उसकी कृति या उसके काम में सुधार करने के लिए हम उसे सलाह देते हैं। व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते में जितनी गहराई हो, उसके अनुसार सलाह देते समय शब्द और भाव बदलते हैं। आइए सलाह देते वक्त कौन से शब्दों का अथवा वाक्यों का उपयोग होता है, ये अब हम देखें। It will be better. I'm sure it will work wonders. I think it would be a good idea. It's sure to do you a world of good, etc. अब हम कुछ अलग अलग तरह के वाक्य देखेंगे जो सलाह देते समय काम आते हैं। I think if you exercise a bit, you would feel healthier. If you take this tablet, it would work wonders to relieve you of your headache. Going to the beach on such a rainy day is not a good idea. If you work hard, you are sure to succeed soon. Roshan, show me your report. How did you fare? Sorry, Dad. I did not do too well in science and maths. I told you, son, to join friends that do group study and not friends that while away the time. I think you're right, Dad. I think I spent too much time with my friends. All right, Roshan. I want to see a better report next time. What are you going to do about it? I think I'll follow your advice closely and work hard with my friends to do better next time. I believe you, Roshan. I know you are a sensible boy who listens to me. Thanks, Dad. I'll definitely show you good report from my next exam. सहमति या असहमति। अंग्रेजी भाषा में सहमति तथा असहमति प्रकट करने के लिए अलग अलग तरह के वाक्य तथा शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग अलग भाव हम व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर पर सहमति दर्शाने के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और असहमति दर्शाने के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देखें। Tina loves good music. Positive. Nina is a very good singer. Positive. Rahul cannot see the blackboard. Negative. Billy doesn't like the air conditioner on. Negative. जब हम सामने अपनी सहमति दर्शाते हैं, तब हम सकारात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर जब असहमति दर्शाते हैं तो हम नकारात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों में नो, नॉट, नन, नोबडी, नेवर जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। जब इनमें से दो शब्द वाक्य में एक साथ आते हैं तो उस वक्त उस वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है या जटिल हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। No one never attended the grand party. I never told nobody about the meeting this afternoon. Hello, Rita. I tried calling you several times, but I got no response. Sorry, Patsy. I had an appointment with Dr. Raman as I had been suffering with headaches now and then for the past week. I see. And what did the doctor say? After checking my eyes, the doctor suggested that I go in for a pair of spectacles. I think if you use spectacles for some time, your headaches will stop. I guess so. Patsy, please could you come with me to the optician and help me choose a frame that will suit my features? Of course I will accompany you. After all, what are friends for? Thank you so much, Patsy. You are indeed a good friend. माफी मांगना या क्षमा प्रकट करना। अपने किए अपराध की माफी मांगना शायद दुनिया का सबसे कठिन काम होगा। जैसे एक गाने में कहा गया है, सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड। कितना सही कहा है इस कवि ने। सॉरी जैसे शब्द इतने सामान्य हो गए हैं कि लोग अपनी गलती से छुटकारा पाने के लिए सहज इस शब्द का उपयोग करते हैं। कई बार ऐसे शब्द या वाक्य में किसी भी प्रकार की भावना नहीं होती, लेकिन जब हमें सामने वाले के प्रति आदर होता है या फिर अपने किए पर हृदयपूर्वक पछतावा होता है और हम जब हृदयपूर्वक क्षमा याचना करते हैं, तब शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जो क्षमा याचना के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई बेग योर पार्डन, आई रिग्रेट, पार्डन मी और प्लीज कम अगेन,
इन जैसे कई शब्दों का प्रयोग संभाषण में करना जरूरी है। अलग अलग घटना या अलग अलग संभाषण के दरमियान अलग अलग तरह से माफी मांगी जाती है या क्षमा याचना की जाती है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। I'm really sorry for spilling ink on your book. Excuse me, could you guide me to this address? I beg your pardon? What do you want? Pardon me if I did not hear right. Please come again. What did you say? Kindly forgive me. I regret my mistake. Geeta, have you done your homework? Sorry, ma'am. I did not do it. You were supposed to give up your assignment today. Please excuse me this time, ma'am. It was my mistake. May I know the reason? I am ashamed to say this, but I really regret being lazy. I accept your frankness and will excuse you this time, but please do not repeat this again. Thank you, ma'am. I'll certainly not repeat this mistake again. शिकायत। जब भी कोई चीज या कोई कार्य अपना मनपसंद नहीं होता या अपनी इच्छा के विरुद्ध होता है, हम उसके लिए शिकायत करते हैं। सामान्यतः हमारी रोजाना जिंदगी में हम खाना, कपड़े, हवामान, आरोग्य, अपना काम, अपने दोस्त इत्यादि के बारे में शिकायत करते हैं। शिकायत करने के लिए हम नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नो, नॉट, डोंट, डू नॉट, वोंट, विल नॉट, डिडंट, कांट, नेवर इत्यादि। आइए कुछ वाक्य देखें जिनमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके शिकायत की गई है। This flask has no tea. I told you not to go there. I don't like Anand's company. He's boring. Cheryl won't go to the party because she doesn't feel at ease there. I'm never going to Mohana's house again. She insulted me yesterday. Ma'am, Fatima is always troubling me. What is she doing, Nina? She always wriggles about and never sits still even for a little while. Don't you ask her not to wriggle. Yes, ma'am, but she never listens to me. Ask her once again not to do it. And if she doesn't listen, tell her that I would deal with her differently. All right, ma'am, I'll do my best, but if she does not listen, I'll come back and tell you. अभिनंदन। हम लोगों का अभिनंदन करते हैं या फिर उन्होंने किए हुए अच्छे कामों के बारे में उन्हें शाबाशी देते हैं। उस समय हमें शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए, जिससे सामने वाले को ये एहसास हो कि हमें किए गए कार्य से कितना आनंद मिला है। जब सामने वाला हमारे हम उम्र हो या फिर रिश्ते नाते में या फिर करीबी दोस्त हो, तो हमारे शब्दों के भाव अधिक गहरे हो जाते हैं। उस समय हम कुछ इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। Wow! Congrats, yaar! It's a great achievement. Congrats! It was a splendid performance. Congratulations! You did a wonderful job. Congrats, yaar! It was fantastic seeing you getting an award. दूसरी ओर, जब हम ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं जो हमारे बहुत नजदीक ना हो या फिर रोजाना मिलने वालों में से ना हो, तब हम कुछ अलग प्रकार के शब्द उपयोग में लाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। I wish to congratulate you on your success. Congratulations! You really deserved a promotion. Congratulations on your success. You definitely put in a lot of hard work. All of you have worked hard for the company this year, but one person has been the backbone of this company, and I want to award him on behalf of this company for his unstinting support to us. This award goes to none other than Mr. Sean D'Souza. Congratulations. Thank you, Mr. Sunil. I am overwhelmed at the honor bestowed on me. I am so happy to receive this award from our company. I would definitely strive harder to make it reach new heights. Wow, congrats, Paul. Great work, man. You really deserved it. Mr. D'Souza,
Congrats on your success. I thank each and every one of you for all your good wishes. मनाना, किसी दूसरी व्यक्ति को मनाना कोई सामान्य बात नहीं है। सही समय सही शब्दों का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति का बहुत संभाषण कुशल होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को किसी बात के लिए मनाने का मतलब होता है सबसे पहले उस व्यक्ति का विश्वास संपादन करना और उसे ये एहसास दिलाना कि जो बात आप कर रहे हो वो उसके भले के लिए है। किसी व्यक्ति को मनाने के लिए सबसे पहले उसका विश्वास संपादन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी व्यक्ति का विश्वास संपादित करते हैं तब आप उसे आपकी मांग के लिए राजी कर सकते हैं। अगर थोड़े अलग शब्दों में कहा जाए तो फिर विश्वास संपादन करके आप उस आदमी को अपने पक्ष में ले लेते हैं। कम उम्र के बच्चों से अपनी बात मनवा लेना बहुत आसान होता है क्योंकि बच्चे हर उस बात पर विश्वास रखते हैं जो उन्हें उनके दोस्त कहते हैं। ये बात कुछ हद तक अच्छी भी है और बुरी भी। जब कोई दूसरा हमें मनाता है तब हमें उसके शब्दों पर आसानी से विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो बात वो हमें समझाना चाहता है उस बात को अच्छी तरह से परखना चाहिए। फायदा और नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। पूरी तरह से परख कर ही उसकी बात माननी चाहिए। सामान्यतः अंग्रेजी संभाषण के दरमियान भी जब हम किसी को मनाते हैं तब कई लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। Sir, this is one of the finest cars in this category. It has a sleek look, strong body, and the fuel consumption is very much less. Mummy, please can I go to Abhilasha's house? Today's her birthday, and I had promised her that I would not miss her party. You've got to buy these cookies. They are so crisp and just melt in your mouth. Priya and Rakesh, tell your mother to get ready. We are going out to dinner. Wow! Dad, can we go to Shansi? The food is so tasty there. No, Dad. We'll go to Pizza Corner. My mouth is watering already. No, Rakesh. At Shansi, we have many tasty Chinese dishes to choose from. What Chinese? Just imagine a steamy pizza with all that oozy cheese and vegetables on it. Yuck! Vegetables! For God's sake, Rakesh, just think of yummy fried chicken and fish fingers in chili sauce. I agree, Priya, that Chinese food is so tasty, but I'm so addicted to pizzas, I can hardly change my mind. Now that's enough, both of you. We are going to Idli shop because today is fasting day. Now go and call your mother soon. Oh, we forgot. Okay, Dad. व्यक्ति वर्णन हमारी रोजाना जिंदगी में हमारे आसपास के व्यक्ति या किसी वस्तु का वर्णन करना अपने आप में एक कला है। किसी भी चीज का योग्य और बारीकी से वर्णन करना एक बहुत कठिन कला है। इसके लिए सबसे पहले उस चीज को सही ढंग से देखना या निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। जब हम हमारे संभाषण में छोटे से छोटे अंक का वर्णन करते हैं तो अपने आप हम अच्छे वक्ता या अच्छे लेखक बन जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं हम जाने अनजाने में उस व्यक्ति की खूबियां बताते हैं, जैसे कि उसका लिखना, कपड़े, खाने पीने की आदतें या फिर उसका व्यक्तिमत्व। किसी चीज का वर्णन करते समय हम उस चीज के बारे में कई जानकारियां सामने वाले को देते हैं, जैसे कि रंग, आकार, वजन, लंबाई और चौड़ाई इत्यादि। अंग्रेजी संभाषण में वर्णन करते समय हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। Tall and short, thin and fat, fair and dark, weak and strong, long and short, and many, many more. सजीव या जीवित व्यक्ति का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जाता है। Hema is tall, but Tina is short. Leela is thin, whereas Bunty is fat. अचेतन वस्तु का वर्णन करते समय कुछ इस प्रकार के वाक्य उपयोग में लाए जाते हैं। The red pencil on the table in the first row is mine. The tree laden with flowers in the corner of my garden was planted by me. Arun,
Are you happy? I brought you to the Jumbo Circus. Of course, Dad. I love Jumbo Circus. You take me every year when it comes to Chennai. That's right. And what's your favorite item in the program? The clowns, of course. Oh, they're so funny. What with their baggy patched up clothing and big red noses? They really make me laugh. Me too. But I also like the flying trapeze. It's wonderful to see all those young girls and boys in shimmering costumes just flying overhead. It's a real experience. Dad, at the interval, can I have my butter popcorn and fresh fruit juice? Of course, Arun. Anything as long as you behave well without jumping on your seat. All right, Dad. The lights have become dim because the show is about to begin. You are right, Arun. See the huge elephant taking a welcome bow. Isn't he magnificent? Yes, Dad, you said it. दिशा किसी को दिशा दर्शाना या योग्य मार्ग दर्शाने का मतलब उसको सही रास्ता दिखाना या फिर किसी भी कार्य का सही तरीका दर्शाना होता है। मार्ग दर्शाने के लिए विनती या आज्ञाकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ ऐसे प्रश्न और उत्तर देखें जिनमें मार्गदर्शन करने के लिए विनती का प्रयोग किया गया है। Please could you guide me to the best place for leather bags? The best place for leather bags would be Leather Park. It is international standards of quality and design. Could you explain how I should go to the lighthouse? If you take the bus to the Marina Beach, get down at the stopping when you pass Kannagi statue. Then cross the road at the zebra crossing and walk back a few meters and you would find the lighthouse. अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिनमें आज्ञाकारी शब्दों का प्रयोग किया गया है। How did I lose my way? I told you never to take the shortcut. You should have gone right down the road, taken a left, then the second right, and come straight down the road to find the place. Why did I fall off the bike? If you had followed my instructions like sitting straight, holding on to my shoulder without tearing my shirt, you would not have fallen off. Where's the wash basin, please? Walk straight down, madam, and turn to your right. You would find a door. Open it, and you would see a wash basin. May I know what's best on the menu? Ma'am, we have hot, tasty mutton biryani with cucumber raita. Do you have a green salad to go with it? Of course, madam. Is that all? Yes, that would be all. I will bring it in a few minutes, ma'am. Thanks. That will be fine. भावना प्रकट करना। जब हम किसी भी अच्छे या बुरे प्रसंग या कार्य के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं या हमारी भावना जब हमें गहरे रूप या जोशपूर्ण रूप से प्रकट करनी होती है, हम उद्गारवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग भाव प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शब्द आप किस प्रकार से कह रहे हैं। जब हम खुशी से फूले नहीं समाते, हम कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। Wow, what a beautiful girl. Great, I really appreciate your act of kindness. Yeah, we won the match, hurrah! जब हमें आश्चर्य होता है, हमारे शब्द या भाव कुछ इस प्रकार के होते हैं। Oh, I've forgotten to bring the address. Ah, I knew you would come for the party after all. Eeks, I saw a rat. जब हमें दुख होता है, हम कुछ इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। Alas, the man died after a great struggle. Goodness me, I have forgotten to do my homework. Dear me, how am I going to break the sad news to Priya? Oh no, not that clown again. He's so boring. Hey, Rocky, look, the Indian team is coming onto the field. Wow, I never thought I would see Sachin, Ganguly, Dravid and the rest of them with my own eyes. Yeah, we are indeed proud of our Indian team because India has opted to bat first. Wonderful. See the first ball roll for 4. Bravo! I can't believe my eyes. Dravid's second ball is gone for a 6. At this rate, India is sure to win. Ouch! Rocky, you spoke too soon.
Oh God, Dravid got stumped at the third ball itself. What a shame, Dilip. He's such a good player. Sorry, I'm not going to pass any more comments till the match is over. Great. That's more like it now. राय देना। सामान्य रूप में जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हमारी राय देते हैं, तब हम सामने वाले को ये बताते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपके विचार क्या हैं। कई बार अपनी राय देना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। कई बार आपको पूछे जाए बिना ही आप अपनी राय देते हैं। जब आप अपनी राय दे रहे हो, तब ये जरूरी है कि वो बात निरपेक्ष और गंभीरता से हो। अपनी राय देते समय अगर आप गंभीर और निरपेक्ष हो, तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे या भविष्य में आपकी राय लेना चाहेंगे। इस समय आपके शब्द बहुत विचारपूर्वक और चुने हुए होने चाहिए, परंतु आपकी बात ठोस और निरपेक्ष होनी चाहिए, सच्चाई भरी होनी चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। In my opinion, I think you did the right thing in leaving your job. I think you better wait for a favorable time before plunging headlong into business. This dress is beautiful, but as far as I'm concerned, the price is on the higher side. Leela, good news. I got a promotion to the post of manager and I got a good raise in my family. That's wonderful. But in my opinion, this should have happened long ago. One more thing. They have transferred me to the Bombay office. What? Bombay office? How do you think we are going to manage all alone here? It's only a temporary arrangement. They say that I could get a transfer back in 6 months. No, I don't think that you should accept this proposition because it would throw our household out of gear. I value your opinion. But don't you think it would help our family a lot in the long run? I guess so, but we would find it very difficult without you. Don't worry. I will try to come down as often as possible and be with you all. I think you're making the right choice. I will really miss having you around us. I too will miss you. But I'm doing this only for our family. विदा लेना। किसी से विदा लेना या किसी को गुड बाय कहना, ये हमारे रोजाना जिंदगी का एक हिस्सा है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे विदा लेते हैं। ये बात सामान्य या भावना भरी भी हो सकती है। अनौपचारिक रूप से विदा लेते समय कुछ इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। Bye, Mary. See you tomorrow. Catch up with you later. Bye. Bye for now. We'll call you later. Bye. We'll drop in again soon. हृदयपूर्वक विदा लेना कुछ दुख भरा हो सकता है। शायद आप उस व्यक्ति से लंबे समय के लिए ना मिलने वाले हों या फिर कभी ना मिलने वाले हों। इस प्रकार से विदा लेते समय कुछ इस प्रकार के वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं। Goodbye, Varun. All the best for your new job abroad. Goodbye. It's sad we may not meet again. Bon voyage. I'm sad you're leaving us. Anyway, goodbye and God bless. Goodbye. It was nice knowing you. Vijay, I heard you are leaving shortly to Germany. Yes, Anand, you heard right. I have received a promotion as GM in the company. Wonderful. So when do you migrate? We will really miss all your funny jokes. Ha ha ha. Yes, and I too will miss you all very much. I'll be migrating at the end of this month. Bye, Vijay. Let me know the date of your departure, and I will accompany you to the airport. I really appreciate your thoughtfulness. I'll definitely let you know the date. Thanks and bye. Bye. Catch you later. अभिवादन। हमारी रोजाना जिंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद उन लोगों को अभिवादन करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लोगों से अपना आदर या प्रेम जताने के लिए हम उन्हें अभिवादन करते हैं। अभिवादन अनेक प्रकार से किया जाता है। अभिवादन सामान्यतः दिन का समय या व्यक्ति के साथ आपकी घनिष्ठता पर निर्भर करता है। जो लोग आपके बहुत करीब हो, मित्र हो या फिर आपके साथ काम करने वाले हो, तो उनको किया जाने वाला अभिवादन अनौपचारिक रूप का होता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। Hi, Beena. You look beautiful today. दूसरी ओर
जो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हों, आदरणीय या फिर उच्च श्रेणी के हों, उनसे किया हुआ अभिवादन थोड़ा औपचारिक रूप का होता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। Good morning, sir. Please, may I come in? Good evening, ma'am. Can I leave now? Good night, Mr. Gupta. It was a wonderful party. Good morning, Mr. Pillai. How are you? Oh, hello, Reshma. I feel better now. Have you seen your doctor about your back pain? Yes, I had been to see Dr. Manuel. In fact, he would be here any minute. There you are, Mr. Pillai. Good morning, and how are you feeling today? Oh, good morning, doctor. It's nice to see you. I'm feeling fine today. My back pain has vanished. By the way, meet my niece Reshma. Hi, Reshma. I suggest that your uncle takes enough rest, so his back pain vanishes altogether. Hello, doctor. Leave it to me, and I'll see that uncle takes good rest. Thank you, Reshma, for your help. आज्ञा। जब हम अपने अधिकार का उपयोग करके किसी व्यक्ति को कोई क्रिया करने पर मजबूर करते हैं तो उसे आज्ञा कहते हैं। सामान्यतः आज्ञावाचक वाक्यों को कोई काल नहीं होता। आज्ञा सकारात्मक या नकारात्मक होती है। जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आज्ञा सकारात्मक होती है। आइए सकारात्मक आज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। प्ले क्रिकेट, आस्क क्वेश्चंस, सजेस्ट समथिंग न्यू, अटैक द एनिमी, फिनिश योर होमवर्क। जब हम किसी को कुछ न करने के लिए मजबूर करते हैं तो आज्ञा नकारात्मक होती है। आइए नकारात्मक आज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट आस्क क्वेश्चंस, डोंट सजेस्ट इलीगल वेज, डोंट अटैक फ्रेंड्स, डोंट फिनिश ऑल द फूड। Rahul, don't you think you should take a vacation? Even 1 or 2 days would be fine. No way. There's too much work. But you look so exhausted. You need a break. I know. My chances would be better if they would hire more people. They won't hire more people? No, they always want to keep the costs down. I'm really overwhelmed with a heavy workload. Maybe you should talk to the manager. Yes, I'm going to bring this up in tomorrow's meeting. Very. कई। अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ये भाव जुड़ा हुआ होता है। ऐसे शब्दों के पीछे वेरी शब्द नहीं लगाया जाता। उदाहरण के तौर पर डिलिशियस मीन्स वेरी टेस्टी, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, लवली मीन्स वेरी नाइस, ग्रेट मीन्स वेरी गुड। जब हम वाक्य बनाते हैं रॉन्ग सेंटेंस, Chinese food is very delicious. Right sentence, Chinese food is delicious. Hi Bipin, I heard you're looking for a new job. Yes, I just had an interview yesterday. Oh, how did it go? I think I did well. They said they would make a decision by this Friday. This Friday? Looks like they want to hire the person as quickly as possible. Yes, I think so too. What are your chances of getting that job? I believe I have a very good chance. The director seems to like me. Well, good luck then. Thanks. I hope it helps. डर, स्केयर। जब आप किसी चीज से डरे हुए हो, रॉन्ग सेंटेंस, आई एम स्केरी। ऐसा कहना गलत है। इसका मतलब है कि दूसरे लोग आपसे डरते हैं। सही वाक्य है आई एम स्केर्ड। I think a drought has set in. It hasn't rained a drop for months. I think so too. But didn't it rain last month? It did rain last month, but the rainfall was only half the monthly average. Oh, that bad. That's right. It's really bad. I'm really concerned, though not panicked yet. I don't blame you. The pastures have browned out even before the summer has arrived. Yes, and the soil has been baked so hard that the plow can't even break the soil. Looks like it's going to be an ongoing thing that would get worse each day. Yeah,
If it doesn't rain, it's going to get critical.